हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच नंबर 1 के बारे में, जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। तो ओडीआई का ये फॉर्मेट है, 50 ओवर फॉर्मेट है और इसमें पहला मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में होगा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का। और अभी रिसेंटली भी आपने न्यूजीलैंड पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की ट्राई सीरीज देखी होगी। सेम वही ग्राउंड है कराची का, नेशनल स्टेडियम कराची, जहां पे कुछ मैचेस हमने न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अभी फरवरी में ही देखे थे। मतलब एक हफ्ते पुराने मैचेस अगर आप वो देखेंगे स्कोर कार्ड में तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस मैच के रिगार्डिंग। तो जिन्होंने वो स्टैट्स देखने हैं तो प्लीज सर्च कीजिए एक बार, क्योंकि वो बिल्कुल रीसेंट स्टैट है और सेम टीम्स थी, सेम ग्राउंड थे, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार आप वो स्टैट्स जरूर देखना। अभी एक हफ्ते पहले ही वो मैचेस खत्म हुए थे ट्राई सीरीज के, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो हुई थी। ठीक है, तो उसको देखना, तो उससे आपको काफी कुछ इनके प्लेयर्स की फॉर्म के बारे में समझ में आएगा। हालांकि मैं तो आपको डिटेल में इस वीडियो में बता ही दूंगा कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में कौन सी टीम विन कर सकती है, कौन कौन से प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं, या कौन से प्लेयर कहां पे आउट होंगे, कितने रन बना के आउट होंगे, एग्जैक्टली बता सकता हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 2:30 बजे से मुकाबला होने वाला है 19 फरवरी को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड की। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच है, जहां पे 58 मैचेस खेले जा चुके हैं ओडीआईस के। 28 बैटिंग फर्स्ट, 26 बैटिंग फर्स्ट, 28 बैटिंग सेकंड मैचेस को जीता है। 2 अबेंडन मैच है, 2 नो रिजल्ट मैच है। 246 की एवरेज स्कोरिंग होती है, हाईएस्ट टोटल 374 इंडिया और 115 बांग्लादेश का लोएस्ट टोटल यहां पे रजिस्टर्ड है। अगर हम पिछले 2 मैचेस की बात करें तो अभी 14 फरवरी को एक मुकाबला खेला गया था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज करी थी और ट्राई सीरीज जीत ली थी। इसके पहले साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का एक मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने 6 विकेट से इस मैच को जीता था। साउथ अफ्रीका ने 352 इस ग्राउंड पे बनाया और पाकिस्तान ने उसको भी चेस कर दिया। बहुत बड़ा चेस था ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 352 को चेस किया गया था ओडीआईज में पाकिस्तान से तरफ से, तो ये रिकॉर्ड बनाया गया था। तो पाकिस्तान इस ग्राउंड पे रिसेंटली बहुत अच्छा खेल के आई है, ये भी आपको समझना होगा। बट ये भी समझना होगा कि न्यूजीलैंड ने इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान को हराया हुआ है रिसेंटली, वो भी 5 विकेट से। तो ये मैच लगभग टक्कर का आपको देखने को मिल सकता है। होम टीम को हमेशा थोड़ा सा एडवांटेज जरूर रहता है, बट ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से मैच फंसेगा। टोटल पिछले 2 मैचेस में फास्ट बॉलर्स को 16 और स्पिनर्स को 7 विकेट मिले हैं। जनरली ये विकेट पे रन्स बहुत बनते हैं, पाटा विकेट होता है और स्पिनर्स को टर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। अगर हम बात करें पिछले कुछ मैचेस की, तो टोटल 9 मैचेस न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच में हेड टू हेड में खेले गए इस ग्राउंड पे, जिसमें 5 न्यूजीलैंड और 4 पाकिस्तान ने जीते हैं। न्यूजीलैंड ने 9 में से 5 मुकाबले इस ग्राउंड पे जीते हैं। पाकिस्तान ने टोटल 51 में से 25 मैचेस को जीता हुआ है, क्योंकि डिफरेंट टीम से पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पे मैचेस खेले। ठीक है, दूसरी साउथ अफ्रीका से भी खेले, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बहुत सारी टीमों से खेले। 50% का विनिंग रेट होता है पाकिस्तान का इस ग्राउंड पे, और न्यूजीलैंड का भी लगभग 50%, थोड़ा से ज्यादा विनिंग रेट है। रिसेंट मैचेस हम देख लेते हैं। हेड टू हेड पहले आपको बता दूं, 118 मैचेस खेले जा चुके हैं न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच में, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 53 और पाकिस्तान ने 61 मैचेस को जीता है। हेड टू हेड में पाकिस्तान स्लाइटली आगे नजर आ रहा है, और आखिरी कुछ मैचेस देखे तो उसमें हालांकि आखिरी 5 मैच में 3 न्यूजीलैंड ने विन करे हैं हेड टू हेड में मैचेस। आखिरी 2 मैचेस जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच में खेले गए वो 14 फरवरी 2025 और 8 फरवरी 2025 को खेले गए हैं। मतलब लगभग 1 से 2 हफ्ते पुराने मैचेस हैं जो इनके बीच में हुए थे। दोनों ही मैचेस को न्यूजीलैंड ने 5 विकेट और 78 रन से जीता हुआ है। मतलब पाकिस्तान को दोनों मैचेस में हराया हुआ है। किन किन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है? डेरिल मिशेल, टॉम लेथम, कॉनवे, विलियमसन, विलियम ओरॉडके, ब्रेसवेल, सेंटनर। पाकिस्तान से देखिए, रिजवान 46, सलमान आगा 45 रन से 1 विकेट, नसीम शाह 2 विकेट, अबरार शाहीन अफरीदी 1 विकेट। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स 106 1 विकेट, मिशेल 81, विलियमसन 58, हेनरी सेंटनर 3 विकेट, ब्रेसवेल 2 विकेट। फकर जमान 84, सलमान आगा 40, तायब ताहिर 30, शाहीन अफरीदी 3 विकेट, अबरार अहमद 2 विकेट, रौफ 1 विकेट। ये पिछले 2 मैचेस के परफॉर्मेंसेज हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मैच 50-50% होगा, बट होम टीम को हल्का सा एडवांटेज हमेशा होता है, तो पाकिस्तान को मैंने 5% फेवरेट रखा है। तो 55% पाकिस्तान, 45% न्यूजीलैंड रखा है। बट रीसेंट टाइम में हमने देखा है न्यूजीलैंड ने बैक टू बैक पाकिस्तान को मैचेस हराया हुआ है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ये एक फ्लैट विकेट है। जनरली यहाँ पे थोड़ा पेसर्स को मदद है, बट स्पिनर्स को बहुत कम मदद है, और सबसे ज्यादा मदद बल्लेबाजों को होती है। तो जो फ्लैट विकेट के अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि फकर जमन हो गए, किन विलियमसन, तो हर विकेट पे चल जाते हैं और फ्लैट विकेट्स पे तो बहुत बड़ा स्कोर, मेहमत स्कोर बना सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है जो बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ओपनर्स की बात करें तो विल यंग और डेविन कॉनवे ये न्यूजीलैंड की तरफ से करेंगे ओपन। ठीक है, वैसे तो रचिन रविंद्रा आ सकते थे, बट रचिन रविंद्रा इंजर्ड, आई थिंक इंजर्ड है कि बाहर हो गए, तो फॉर्म भी उनका अच्छा नहीं चल रहा है। विल यंग ही मेरे हिसाब से खेलेंगे डेवन कॉनवे के साथ। देखिए, ये 2 प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा अच्छा प्लेयर कौन है ओडीआई का, वो है डेवन कॉनवे। ये आपको कवर करना चाहिए। डेवन कॉनवे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, थोड़ा सा
क्वालिटी पेस के सामने इनका विकेट जाता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा स्विंग वगैरह मिला ना शुरुआत में, मान लीजिए शाहिन अफरीदी को स्विंग वगैरह मिल जाता है तो डेविन कॉनवे अपना विकेट गवा सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल होकर खेलना पड़ेगा डेविन कॉनवे को शुरुआत में। विलियमसन नंबर 3 पे आएंगे, इस टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन, इनको आपको जरूर टीम में लेना है। इवन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के वन ऑफ द बेस्ट पिक होंगे। फिर आते हैं डेरिल मिशेल। जनरली अगर हम डेरिल मिशेल की बात करें तो इस पोजीशन पे नंबर 4 पोजीशन पे मेरे हिसाब से एक बहुत अहम पिक होंगे, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर से डेविन कॉनवे और विलियमसन का विकेट जल्दी जाता है तो डेरिल मिशेल वो क्रूशियल रन्स बना सकते हैं। अगर हम मिशेल की बात करें तो मिशेल को तकलीफ थोड़ी सी स्पिन से होती है, तो जनरली इनका विकेट जब जाता है ना वो स्पिन के अगेंस्ट जाता है। तो अगर कोई एक अच्छा स्पिनर जो है वो इनके सामने लग जाता है, जैसे कि अबरार अहमद हो गए, ठीक है, तो डेरिल मिशेल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर आते हैं टॉम लेथम। टॉम लेथम आपको मिड में बैटिंग करते हुए देखेंगे, लेफ्टी बैट्समैन। फिर इसके बाद ग्लेन फिलिप्स हैं और माइकल ब्रेसवेल है। तो बैटिंग डेप्थ काफी ज्यादा है न्यूजीलैंड की। अभी आपने एक मैच में ग्लेन फिलिप्स को 100 भी बनाते हुए देखा था रिसेंटली, मैंने अभी आपको दिखाया था ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने वो 100 बनाया हुआ था और उस मैच में आई थिंक एक विकेट भी निकाला हुआ था, क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। ब्रेसवेल जनरली बैटिंग तो करते हैं बट बैटिंग ऑर्डर काफी डाउन होता है, पर 10 ओवर लगभग कंफर्म बॉलिंग करके जाते हैं। 10 ओवर आप इनसे देखेंगे। विलियम रॉर्के भी लगभग 10 ओवर के आसपास करके जाएंगे। जेकोब डफी 8 से 9 ओवर के आसपास मान लीजिए करेंगे। हेनरी 10 ओवर पूरे कंफर्म मान लीजिए। सेंटनर भी लगभग 10 ओवर पूरे कंफर्म मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ 2-3 ओवर अगर जैकब डफी के कटते हैं तो वो ग्लेन फिलिप्स को मिल सकते हैं। ये जरूरत पड़ी तो टीम के पास डेरिल मिशेल है, बट मेरे हिसाब से जो वो 2-3 ओवर होंगे वो ग्लेन फिलिप्स कर सकते हैं। बाकी तो आपको बता ही दिया मैंने सब कुछ, ठीक है। इस टीम से अगर हम डेथ बॉलिंग की बात करें, देखिए सबसे पहले पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में आपको मैट हेनरी और विलियम और रॉर्के ये आपको बॉलिंग करते दिख सकते हैं। सॉरी, जैकब डफी मेरे हिसाब से नई बॉल से बॉलिंग जरूर करेंगे, तो विलियम रॉर्के नहीं, आपको मैट हेनरी और जैकब डफी ये आपको बॉलिंग करते देख सकते हैं पावर प्लेज में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अच्छी बॉल स्विंग करते हैं। और फिर डेथ्स में आपको मैट हेनरी और उनके साथ मोस्ट प्रोबेबली विलियम और रॉर्के डेथ में बॉलिंग करते दिखेंगे। मैट हेनरी, विलियम और रॉर्के डेथ्स में, और जैकब डफी और हेनरी आपको पावर प्लेज में मेनली गेंदबाजी करते देखेंगे। मैट हेनरी बहुत अहम बॉलर होंगे, क्योंकि उनको अगर स्विंग मिलता है तो ये फकर जमान का भी 1 विकेट लेके जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक प्लेयर होंगे अगेंस्ट फकर जमान। अगर मूवमेंट मिला तो फकर जमान का विकेट ये सबसे जल्दी लेके जाएंगे, क्योंकि शुरुआत यही करते हैं बॉलिंग की मैट हेनरी। तो बड़ा ध्यान रखिएगा मैट हेनरी का, और डेथ्स में भी आएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं और एक बार इन प्लेयर्स का एक स्टैट देख लेते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि वही उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको एक प्लेयर का स्टैट समझा दे रहा हूं, फिर आपको स्क्रीनशॉट दिला दूंगा, तो आप बाकी प्लेयर्स को भी ऑब्जर्व कर लेना। हम देख लेते हैं केन विलियमसन का परफॉर्मेंस। केन विलियमसन देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे सारे प्लेयर्स के नाम लिखे हैं और वो किस टाइप के बैटर या बॉलर हैं वो लिखा हुआ है, प्लेयर का जो रोल होता है। सेकंड जो कॉलम है उसमें आखिरी कुछ ओडीआई इनिंग्स है, मतलब आखिरी 4 ओडीआई मैचेस हैं, बैटिंग और बॉलिंग से कैसा परफॉर्मेंस है रिसेंटली वो आपको यहां से पता लगेगा। अगेंस्ट पाकिस्तान, जैसे हम न्यूजीलैंड टीम की बात कर रहे हैं, तो अगेंस्ट अपोनेंट टीम पाकिस्तान के सामने उन्होंने पहले कैसे मैचेस खेले वो आ जाएंगे इस कॉलम में, और इस ग्राउंड पर उन्होंने आखिरी कुछ मैचेस कैसे खेले हैं वो आपको इस कॉलम में मिल जाएंगे। तो एक आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि भाई किसी प्लेयर को अगर लेना है तो इनके बेसिस पे वो क्या फिट बैठ रहा है आपकी टीम में या नहीं बैठ रहा है। तो जैसे केन विलियमसन का मैं आपको बोल रहा था, केन विलियमसन राइट हैंडेड बैट्समैन है। आखिरी मैच में उन्होंने 34 का स्कोर किया था, उसके पहले 133 बनाया ओडीआई में, उसके पहले 58 और 69, मतलब प्लेयर अच्छे फॉर्म में है। बैटिंग एवरेज भी इनका ओडीआईज में 49.5 होता है, जो कि काफी अच्छा एवरेज माना जाता है। अगेंस्ट पाकिस्तान टीम इनकी जो 3-4 मैचेस रहे हैं 34, 48, 95, 53 वाले, ये काफी अच्छे रहे हैं, क्योंकि सारों में स्कोर अच्छा है और एवरेज भी 56 क्रॉस करती है, मतलब नॉर्मल एवरेज से भी ज्यादा एवरेज इनकी हो जाती है पाकिस्तान के सामने। और इस ग्राउंड पे अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो आखिरी कुछ मैचेस में 34, 53, 85, 26 का स्कोर इन्होंने बनाया हुआ है और बैटिंग एवरेज 49.5 की है। मतलब हर तरीके से रीसेंट फॉर्म देखो तब भी केन विलियमसन हिट है, अपोजिशन टीम के सामने देखो तब भी केन विलियमसन हिट है, और ग्राउंड पे देखो तब भी केन विलियमसन हिट ही चल रहा है। तो ये एक आपके लिए प्लेयर है, ना केवल टीम में लेना है बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी इनको हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप सारे प्लेयर का रिकॉर्ड देख लेना। विलियम का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, अगेंस्ट पाकिस्तान परफॉर्मेंस खराब है, ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं देखा गया है, तो जनरली लोग विलियम को प्रेफर नहीं करेंगे टीम में। डेवोन कॉनवे का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड भी ठीक दिख रहा है, ग्राउंड पे रिकॉर्ड भी ठीक है, तो इवन विलियमसन के साथ लोग डेवन कॉनवे को अपनी टीम में रखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग शायद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन डेवन कॉनवे में भी देखेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको सारे प्लेयर्स का स्टैट देख लेना है, कौन सा बैटर या बॉलर
रिसेंटली कैसा कर रहा है, अपोजिशन टीम के सामने कैसा कर रहा है। जैसे एक बॉलर का एग्जांपल लें तो मैट हेनरी बहुत अच्छा खेलते हैं, रिसेंटली उनका फॉर्म भी अच्छा है और अगेंस्ट पाकिस्तान भी उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं। पिछले 4 मैच जो खेले उसमें टोटल 10 विकेट निकाले, मतलब 2.5 विकेट प्रति मैच की परफॉर्मेंस ये आपको देते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और एक और है विलियम ओरॉर्के ने भी लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के सामने खेला तो 4 विकेट लेके गए थे, ठीक है। तो ये स्टैट आप देखेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, किसी प्लेयर को टीम में लेना है या निकालना है वो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। इसलिए आप लोग इसका एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको टाइम दे देता हूं और बाद में आप ये रिकॉर्ड्स को ध्यान से देख समझ लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और कुछ प्लेयर बैटल देख लेते हैं। सचिन रविंद्रा आई डोंट थिंक खेलेंगे, पर फिर भी मैंने लिखा हुआ है किस प्लेयर के सामने स्ट्रगल करते हैं क्या है। आप डेवन कॉनवे का देखो, नसीम शाह के सामने स्ट्रगल करते नजर आए हैं। 20 गेंदों में 19 रन बनाए हैं डेवन कॉनवे ने नसीम के सामने और 3 बार विकेट दिया। तो मैं आपको बोला तो क्वालिटी पेस के सामने थोड़ी सी दिक्कत होती है डेवन कॉनवे को। स्पिन को काफी बढ़िया खेलते हैं बट क्वालिटी पेस अगर इनको मिल गया, सामने वाली टीम के पेसर्स ने अगर अच्छी बॉलिंग करी लाइन लेंथ के साथ, तो देखिए नसीम शाह 20 गेंदों में 19 रन देकर 3 बार विकेट ले चुके डेवन कॉनवे का, ठीक है। फिर केन विलियमसन को देखिए, शाहिन अफरीदी ने 50 गेंदों में 30 रन देके 1 बार विकेट लिया। सलमान आगा ने 42 बॉलों में 37 रन देके 1 बार विकेट लिया। डेरिल मिचेल का देखो, मैंने आपको बोला था मिचेल स्पिन के सामने फंसते हैं, ठीक है। 30 बॉलों में 34 रन है मिचेल के, अबरार अहमद की 2 बार अबरार ने इनकी विकेट निकाली है। शाहिन ने 1 बार निकाली है, रौफ ने 1 बार निकाली है, नसीम ने 1 बार निकाली है, आगा सलमान ने 1 बार निकाली है। इनकी मेन जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे हिसाब से अबरार अहमद ही होने वाले हैं। टॉम लेथम, शाहिन अफरीदी 5 बार विकेट ले चुके हैं, शाहिन अफरीदी के सामने टॉम लेथम नहीं चलते। रॉफ 2 बार विकेट ले चुके हैं और ग्लेन फिलिप्स की नसीम शाह ने 1 बार विकेट ली हुई है। ये बैटल्स भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ ऑफर्स देख लेते हैं। ये मैच हम कवर करेंगे, खेलेंगे कहां पे, FanLine11 एप्लीकेशन पे। रीजन, सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि यहाँ पे 100% TDS GST फ्री है विदाउट एनी कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आप 3 बार विड्रॉ करेंगे तो आपका फुल TDS वापस होगा, उसके बाद नहीं होगा। इस एप्लीकेशन पे आप जितने चाहे बार विड्रॉ कर लो, दिन में 1 विड्रॉल अवेलेबल होता है, ठीक है। तो 1 बार आप करोगे तो मंथ में 30 विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आराम से करो, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं है। आपको हर बार TDS वापस मिलेगा और जब भी डिपॉजिट करेंगे तो पूरा GST भी आपको बैक मिलेगा खेलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंट्री फी भी बहुत ज्यादा कम होती है FanLine11 एप्लीकेशन पे। और रिसेंटली यहाँ पे WPL मैचेस में लीडर बोर्ड चल रहा है, मैं आपको बताना भूल गया। कल जब ये मैच शुरू होगा ना उसके जस्ट पहले आपको एक और लीडर बोर्ड की अनाउंसमेंट होगी, ICC चैंपियंस ट्रॉफी वाले लीडर बोर्ड की, जो अनऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुई उसमें 50,000 का लीडर बोर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जो भी लोग ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इन्वेस्ट करेंगे, मुश्किल से 20 दिन के आसपास या 25 दिन के आसपास की टूर्नामेंट है, तो प्लीज ICC चैंपियंस ट्रॉफी आप FanLine11 पे ही खेलना, क्योंकि 50,000 का आपको मिलेगा टूर्नामेंट का प्राइस और वो इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट है। मतलब जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतनी उसकी रैंकिंग अप जाएगी और फर्स्ट प्राइस 10,000 का है, ध्यान रखिएगा। अभी इसका ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट आना बाकी है। अनऑफिशियल से हमें पता लगा कि 50,000 का लीडर बोर्ड आ रहा है जिसमें फर्स्ट प्राइस 10,000 का है और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। अगर आपने मान लीजिए टूर्नामेंट में 50-60,000 की भी इन्वेस्टमेंट कर दी तो आराम से टॉप 3 में आ जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको, 30-40,000 के डिपॉजिट करने हैं और उसी पैसे को घुमा घुमा के खेल खेल के 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दिया तो बहुत हद तक चांस है कि टॉप 3 में आप रहेंगे। पहला प्राइस 10,000 है, दूसरा आई थिंक कितना 6-7,000 कुछ है। तो ऐसा बड़े बड़े प्राइजेस हैं इस टूर्नामेंट में, तो प्लीज खेलना शुरू करिए। और एक और चीज, जब भी आप साइन अप करेंगे मेरे रेफर कोड से FanLine11 एप्लीकेशन पे आपको 50 रुपए का रियल कैश मिलेगा। कैसे? अकाउंट क्रिएशन पे 5 रुपए, आधार वेरिफिकेशन पे 10, फिर पैन वेरिफिकेशन पे 10 और फिर बैंक वेरिफिकेशन पे टोटल 25 रुपए आपको मिलेंगे मेरा रेफर कोड लगा के, अगर आप साइन अप करके KYC करेंगे। 50 रुपए का वो जो कैश होगा वो आपको डिपॉजिट्स में मिलेगा, यानी 100% यूजेबल है। अब बात करते हैं टीम पाकिस्तान की। पाकिस्तान की टीम की भी भाई समझ लेते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, तो बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहले फकर जमान को समझते हैं। फकर जमान क्या करेंगे, ODI के हैं तो अच्छे प्लेयर, बट जनरली इनको चाहिए होते सपाट विकेट, मतलब वहां पे टर्न नहीं होना चाहिए, बॉल स्विंग नहीं होना चाहिए। बट अगर इनमें से दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो फकर जमान नहीं चलेंगे, या कह सकते हैं ज्यादा नहीं चलेंगे। अगर स्विंग मिलता है तो हो सकता है पहले दूसरे ओवर में ही अपना विकेट गवा दें। और इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी मैट हेनरी की। मैट हेनरी जो कि नई बॉल से बॉलिंग करेंगे, ठीक है, वो इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर स्विंग मिला तो फकर का विकेट जा सकता है, और अगर स्विंग कंडीशन नहीं बनती, मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और विकेट वही फ्लैट होता है, तो फिर फकर जमान अच्छे पिक होंगे। तो फकर जमान कंडीशनल प्लेयर है। अगर बैटिंग विकेट हुआ जबरदस्त वाला और मूवमेंट नहीं होता है तब तो फकर जमान बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर
थोड़ा सा भी स्विंग मिलने की संभावना है तो फकर जमान अपना विकेट जल्दी गवा देंगे। बाबर आजम एक रिलायबल प्लेयर हैं, आप इनके साथ जाइएगा, जरूर टीम में पिक करिएगा। अच्छा खेलते हैं स्पिन को भी पेस को भी, तो इनको तो आपको टीम में रखना ही रखना है। अभी थोड़ा सा फॉर्म इनका डाउन चल रहा है, बट उस डाउन फॉर्म में भी अच्छी परफॉर्मेंस आता है इनका। नंबर 3 पे आएंगे कामरान गुलाम, आप चाहो तो टीम में इनको ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल है पिक करने के लिए। नंबर 4 पे आपको मोहम्मद रिजवान दिखेंगे जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे और ओडीआई फॉर्मेट में इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा चलता है। अभी रिसेंटली भी सीरीज में आखिरी कुछ मैचेस में एक 100 भी इन्होंने बनाया हुआ था और विकेट कीपिंग का बैकअप भी होता है हमेशा। ठीक है, तो क्वालिटी प्लेयर है, उनको आपको जरूर टीम में पिक मेरे हिसाब से करना चाहिए। इसके बाद आते हैं आगा सलमान, इनको आप टीम में ले सकते हैं। आजकल बॉलिंग भी काफी करने लगे हैं और बैटिंग स्किल्स भी इनकी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, बट मैं इनको प्रेफर करूंगा कि अगर आप ग्रैंड लीग्स खेलते हैं ना तो उनमें ही कैप्टन वाइस कैप्टन कीजिए, क्योंकि उनसे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे मोहम्मद रिजवान जो कि प्रॉपर बैटिंग में अच्छा कर सकते हैं। केन विलियमसन के बारे में मैंने आपको बताया था, डेविन कॉनवे के बारे में बताया था। बाबर की फॉर्म तो चलो खराब चल रही है, फकर को थोड़ा सा स्विंग से दिक्कत होती है, पर मोहम्मद रिजवान, केन विलियमसन, डेविन कॉनवे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। तो जो लोग सेफ जाना चाहते हैं आगा के सलमान के साथ जा सकते हैं, बट इतने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर आगा सलमान शायद ना होंगे। तैयब ताहिर को आप चाहो तो ले सकते हो, हर मैच में 20 30 40 बना देते हैं, बट फैंटेसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पिक नहीं होंगे। खुशदिल शाह कुछ एक ओवर बॉलिंग करते आपको दिख सकते हैं, और कामरान गुलाम और जनरली खुशदिल शाह और आगा सलमान के बीच में ओवर्स डिवाइड होंगे, जो फिफ्थ बॉलर के बॉलर्स ओवर होंगे। ठीक है, मान लीजिए आगा सलमान करते हैं 4 से 5 ओवर, खुशदिल शाह करते हैं 3 से 4 ओवर, 1-2 ओवर शायद कामरान गुलाम कर जाएं, तो इस तरीके से वो 10 ओवर का डिवीजन हो जाएगा। बाकी शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, रौफ जो है फुल कोटा ऑफ ओवर्स करेंगे। आई थिंक 10 ओवर इनको करने चाहिए, जिसमें आपको पावर प्लेज में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह नजर आ सकते हैं। ये पावर प्ले में मैं बोल रहा हूँ, मतलब शुरुआती ओवर्स में, और डेथ ओवर्स में आपको शाहीन अफरीदी और हारिस रौफ नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डेथ्स और पावर प्ले का मैंने बता दिया। मेनली आपको पावर प्ले में शाहीन का ध्यान रखना है, और डेथ्स में भी क्योंकि शाहीन आते हैं रौफ के साथ, तो उनका भी ध्यान रखना है। ये 2 प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, शाहीन अफरीदी और हारिस रौफ, अगर आप टीम बना रहे हैं। और इसमें भी शाहीन जरूर होने चाहिए, अगर मूवमेंट मिलेगा तो शुरुआत में भी विकेट लेगा शाहीन और बाद में भी ले लेगा। रौफ को आप सेकेंड प्रेफरेंस पे रख सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपके पास शाहीन अफरीदी ही होने चाहिए। ये कुछ स्टैट है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, तो वैसे ही मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप बाकी स्टेट समझ सकें। एक प्लेयर का स्टेट बताऊंगा और फिर बाकी का आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा। तो यहां पे हम बात करेंगे फकर जमान की। फकर जमान ये वाले कॉलम में आपको प्लेयर्स दिखेंगे, इस वाले कॉलम में रीसेंट फॉर्म दिखेगा, इस वाले कॉलम में अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन लोगों ने कैसा खेला है, और इस वाले कॉलम में आपको एट वेन्यू यानी जहां पे मैच हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची, वहां पे इनका प्लेयर्स का रिकॉर्ड कैसा है। फकर जमान का देख लेते हैं। रीसेंट फॉर्म, आखिरी मैच में 10 बनाया, 41, 84, 1, बैटिंग एवरेज 46.5 है, बट रीसेंट फॉर्म फकर जमान की बहुत अच्छी भी नहीं है, मतलब ठीक है। अगेंस्ट न्यूजीलैंड परफॉर्मेंस देखें तो वो थोड़ा सा ओडीआई के हिसाब से कमजोर दिखा, 40 की एवरेज है, नॉर्मल एवरेज से थोड़ा सा कम इनका न्यूजीलैंड के सामने हो रहा है। और इस ग्राउंड पे अगर आप रिकॉर्ड देखें पिछले 2 मैचेस में 7 और 17 का परफॉर्मेंस है, जो कि अच्छा नहीं है फकर जमान के हिसाब से। फकर जमान को चाहिए एकदम फ्लैट विकेट, अगर वो होता है तो ले लीजिएगा, वरना स्विंग विंग होती है बॉल तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं टीम में। ठीक है, बाकी यहाँ पे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो यहाँ पे रिजवान का फॉर्म बाबर से थोड़ा सा बेटर चल रहा है, बट बाबर लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा एवरेज कैरी करते हैं ओडीआईज में। अब अगर आप इन दोनों प्लेयर्स का अगेंस्ट न्यूजीलैंड परफॉर्मेंस देखें तो वो भी लगभग बराबर ही है, 47 की एवरेज बाबर की है तो 51 की एवरेज मोहम्मद रिजवान की है। आखिरी 4 मैचेस में दोनों ही प्लेयर्स ने कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली न्यूजीलैंड के सामने। और इस ग्राउंड पे अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 50 की एवरेज बाबर की है, पर 69 की एवरेज रिजवान की है। पिछले 3-4 मैचेस यहाँ पे बाबर के देखेंगे तो एक इनका 100 आपको मिलेगा, वहीं आप रिजवान का भी देखें तो एक 100 आपको इनका भी यहाँ पे इस ग्राउंड पे मिलेगा पिछले 4 मैचेस में। तो ये 2 बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान की तरफ से कभी भी 50 से 100 का आंकड़ा छू सकते हैं। बाकी प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, बट बाबर और रिजवान कर सकते हैं बड़ा स्कोर। बाकी आप सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड यहां से देख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिला देता हूं, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। तो स्क्रीनशॉट बस ले लीजिएगा, बाद में आप समझ लीजिएगा सारे प्लेयर्स के स्टैट्स, किसको लेना है किसको छोड़ना है, आपको ये स्टैट्स बता देंगे। आगे चलते हैं और प्लेयर बैटल देख लेते हैं। ये कुछ प्लेयर बैटल हैं, ये देखिए मैं आपको बोल रहा था फकर जमान वाली जो कहानी। फकर जमान जनरली हेनरी को विकेट देते हैं, बट सिर्फ अगर स्विंग मिलेगा तभी, अगर स्विंग नहीं मिलेगा तो हेनरी भी उनका विकेट ले नहीं पाएंगे। अभी तक 145 बॉलें मैट हेनरी ने कराई हैं ओडीआईज में फकर जमान ने 111 रन बनाए हैं और सिर्फ 3 बार अपनी विकेट दी है 145 बॉल में, जो कि ज्यादा नहीं है। लॉकी फर्गसन अवेलेबल नहीं है, सैंडा ने एक बार फकर की विकेट ली, एक बार ब्रेसवेल ने, एक बार रॉर्के ने और 2 बार सचिन रविंद्रा ने। तो मेन प्रॉब्लम होगी फकर जमान की मैट हेनरी के सामने, अगर स्विंग मिलता है मूवमेंट मिलता है तभी, अगर नहीं मिलेगा तो फकर जमान एक अच्छे पिक होंगे, हेनरी उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
बाबर आजम के सामने फर्गसन ने 2 बार विकेट लिया है, 3 बार हेनरी ने विकेट लिया है। देखिए हेनरी के सामने बाबर आजम और फखर जमान बहुत हाई स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पाते, मतलब हेनरी कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 बॉल डालेंगे तो 12 रन हो गए, 6 बॉल में शायद 4 या 5 रन से ज्यादा प्रति ओवर नहीं देंगे फखर जमान और बाबर को हेनरी। तो हेनरी एक अच्छे बॉलर है, ध्यान रखिएगा उनका। ग्लेन फिलिप्स ने 1 बार विकेट लिया है बाबर का और 2 बार ब्रेसवेल ने विकेट लिया है। कामरान गुलाम का 1 बार सेंडर ने विकेट लिया है। मोहम्मद रिजवान का 2 बार सेंडर और 1 बार रॉर्के ने विकेट लिया है। आगा सलमान का 2 बार ब्रेसवेल और 2 बार हेनरी ने विकेट लिया है। तैयब ताहिर का 1 बार हेनरी और 1 बार डफी ने विकेट लिया है। इसके बाद हम आगे चलेंगे और बात करते हैं टीम की। तो ये हमारी टीम, अब इसको समझते हैं कैसे हमने इस टीम को फॉर्म किया है और कौन कौन से प्लेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो हमने पिक करा है डेविन कॉनवे और मोहम्मद रिजवान को। ये दोनों प्लेयर जो है ये अच्छा खेलते हैं, वर्ल्ड क्रिकेटमैन का काफी बड़ा नाम है, ठीक है। इसमें एक विलियमसन को भी आप जोड़ दो और एक बाबर आजम को भी आप यहां पे जोड़ दो। क्यों? क्योंकि बाबर आजम का रीसेंट फॉर्म जरूर थोड़ा सा खराब चल रहा है, वरना बाबर, कॉनवे, रिजवान और विलियमसन ये ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी शतक भी बना सकते हैं। तो ये चारों प्लेयर मेरी टीम में होंगे क्योंकि बैटिंग विकेट है तो इनको आप नहीं छोड़ सकते, जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। फिर हमने डेरिल मिशेल को लिया है, इनके सामने प्रॉब्लम अबरार अहमद की क्रिएट हो सकती है क्योंकि ये स्पिन के सामने थोड़ा सा फंसते हैं, तो इनको हमने टीम में जरूर पिक करा है। बट एक ही दिक्कत है अबरार अहमद वाली, अगर टर्न थोड़ा भी रहेगा तो मिशेल को प्रॉब्लम क्रिएट वो कर सकते हैं। फखर जमान को स्विंग से दिक्कत रहेगी तो मैट हेनरी के सामने परेशान होंगे अगर स्विंग होगा, अगर नहीं है स्विंग तो अब तो फखर जमान अच्छे प्लेयर है। यहाँ पे ब्रेसवेल को हमने टीम में शामिल किया, आगा सलमान ऑलराउंडर स्किल, सैंडर ऑलराउंडर, हेनरी वही मैंने आपको बताया अगर स्विंग वगैरह मिलेगा तो शुरुआत में 1 ओवर एक आध विकेट और डेथ्स में 1-2 विकेट लेके आराम से 3 विकेट के आसपास पूरे मैच में निकाल के जा सकते हैं। सेम वे शाहीन अफरीदी ये भी ऐसा कर सकते हैं, अगर स्विंग वगैरह मिलता है तो 1 आध विकेट शुरुआत में और 2 विकेट के आसपास डेथ्स में लेके जा सकते हैं। मतलब ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो आराम से 2 से 3 विकेट इस मैच में लेके जाएंगे ही जाएंगे, 2 से 3 विकेट तो कंफर्म ही है, ठीक है। तो ये 2 प्लेयर्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जो लोग लेना चाहते हैं रिस्क, वो हारिस रऊफ को भी टीम में शामिल कर सकते हैं एक ऑलराउंडर की जगह पे, जैसे आगा सलमान बॉलिंग एवरेज करते हैं, बैटिंग थोड़ा सा आजकल अच्छा करते हैं। मान लीजिए बैटिंग में अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो इनसे बेटर ऑप्शन हारिस रऊफ की हो सकती है। तो ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से आप एक आध टीम में आगा सलमान की जगह पे हारिस रऊफ या फिर फखर जमान की जगह पे हारिस रऊफ या फिर डेरिल मिशेल की जगह पे हारिस रऊफ रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लेयर कंडीशनल है, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जैसे मिशेल, फखर जमान ये सब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनकी जगह पे आप वो प्लेयर्स को ट्राई करिएगा। तो ये हमारा प्रेडिक्शन था और ये मेरी टीम थी जो मैंने आपको बताई, समझाई और एक लॉजिक से चीजें समझाई हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ गया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहे मैचेस के रिगार्डिंग, ऐसे ही प्रीव्यूज में आपके साथ शेयर करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।